आज हम देखेंगे ई हॉस्पिटल में आपका ऑर्डर एंट्री कैसे करी जाए और बेसिकली ऑर्डर एंट्री है क्या। ऑर्डर एंट्री जिसको हम करें, ऑर्डर एंट्री बेसिकली हम उसमें जो भी हमें टेस्ट प्रिस्क्राइब करने होते हैं, कोई भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करना होता है, उस चीज़ को हम ऑर्डर करते हैं। अभी तक हम एक किसी भी पर्ची पे LFT KFT लिख के भेज देते थे, अब उसको हम डिजिटली करने जा रहे हैं। ऑर्डर एंट्री के लिए सबसे पहले तो एक पेशेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट पेशेंट लिया है जिसको मैं एडमिट कर ले रहा हूँ। अभी तक क्या होता था कि हम एडमिशन के लिए किसी भी पेशेंट की 250 रुपये की रिसिप्ट करवाते हैं और इसकी IPD इन कराते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग पेशेंट करके इसकी IPD इन कराते हैं। अभी क्या कर सकते हैं हम एडवांस के केस में डायरेक्टली पहले हम IPD इन कर सकते हैं। जैसे ये पेशेंट है, इस पेशेंट को सर्जरी में हमने एडमिट कर लिया। सुनकर सर क्या इंटरव्यू, अभी हमने इसकी 250 रुपये की रिसिप्ट नहीं जनरेट करी है। एडवांस में बेसिकली जो भी मरीज पे खर्चा होने, जो भी इन्वेस्टिगेशन हैं, जो भी प्रोसीजर है, उसका जो रिसिप्ट जनरेशन है वो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब डिस्चार्ज के दिन होता है। अभी इस पेशेंट को हमने कैश काउंटर भेज देना है कि आप जाके कुछ अमाउंट आप एडवांस जमा करके आ जाओ। ये पेशेंट कैश काउंटर पे जाएगा और कैश काउंटर से कहेगा कि मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये एडवांस जमा करना है। मैंने यहाँ के केस में 500 रुपये एज ए एडवांस इस पेशेंट के लिए जमा करा दिए। वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पेशेंट के पास में एडवांस 500 रुपये जमा है। इसको हम कहाँ पे देखेंगे? इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले एडमिशन डिस्चार्ज ट्रांसफर में जाना होगा। उसमें ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में आपका ऑर्डर एंट्री एडवांस है। यहाँ पे मैं UHID डालता हूँ, सेलेक्ट, आफ्टर एडमिशन आप देख पा रहे हो इसके पास में एडवांस अमाउंट 500 रुपये है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है कि एडवांस अमाउंट हमेशा एडमिशन के बाद, मतलब IPD इन करने के बाद ही जमा कराना है। एडमिशन IPD इन करने के पहले नहीं कराना है। अगर पेशेंट, कैश काउंटर वाले भी ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर पेशेंट जो है उसकी कैटेगरी, मतलब पेशेंट जो है वो IPD का है तभी उसका एडवांस लेना है, वरना उसका एडवांस नहीं लेना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 500 रुपये आ गया है। अब हमें एडमिशन के लिए मान लीजिए इसका एडमिशन चार्जेस जमा करना है। यहाँ पे 250 रुपये एडमिशन चार्जेस, मैंने क्लिक किया यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको अगर ये रिक्वेजिशन स्लिप चाहिए, एडमिशन स्लिप चाहिए, तो यहाँ से हम इसको प्रिंट आउट निकाल के भी दे सकते हैं, जिसमें 250 रुपये आप देख पा रहे हो कि मेंशन है, एडमिशन रुपीज़ 250 रुपये मेंशन है। अब आते हैं कि इस पेशेंट का हमें कोई और बिल काटना है, कुछ भी करना है, तो हम फर्दर ऑर्डर एंट्री एडवांस पे आएंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 250 रुपये ही बचा हुआ है इसका। अब 250 रुपये के अंदर हम कोई भी जांच इसकी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3D CBCT विद फिल्म, ये अगर जांच हमें इसकी करानी है तो हम नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे लिख के आ जाएगा रिक्वेस्ट सर्विस अमाउंट इज एक्सीडिंग द एडवांस अमाउंट। ठीक है, तो आपका एडवांस अमाउंट कभी भी माइनस में नहीं जा सकता है। आपका एडवांस अमाउंट जितना होगा उतना ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये 15 रुपये की जांच है, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। वेरीफाई ऑब्जर्वेशन में आपके पास में रिमार्क आ रहा है, ओवरऑल कमेंट और रिमार्क आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी रिमार्क आपको क्लिनिशियन, मतलब जो भी पैथोलॉजिस्ट है, जो भी आपका रेडियो डायग्नोसिस वाला टेक्नीशियन है, उसको शो कराना है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट टू टेस्ट 1 2 3 डाला हुआ है। जैसे आपको एक्सरे कराना होता है, आपको ब्रीफली लिखना होता है कि ये चीज़ें हमें करनी है, तो वो चीज़ें आप पिंक या ब्लू फॉर्म पे लिखते होगे, तो वो चीज़
या हिस्टोपैथोलॉजी साइट के केस में आप लिखते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, वो अपने आप प्रिंट आउट होके निकल आएगी। मैं दिखाता हूँ। हमेशा याद रखना आपके पास 3 स्लिप है, इसमें हमेशा बीच वाली स्लिप ही निकालनी है, ना पहली निकालनी है ना लास्ट वाली, क्योंकि इसमें ही आपका अमाउंट शो होके आएगा। अब आप यहाँ देखो, टेस्ट मैंने जो रिमार्क दिया था वो आ गया, ओवरऑल रिमार्क दिया था वो आ गया, तो यहाँ पे जो भी रिमार्क लिखोगे आप वो आ जाएगा। अगर रिमार्क नहीं लिखना है तब आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पेशेंट को दे दोगे। पेशेंट को अब डायरेक्टली लैब में जाना है या एक्सरे रूम में जाना है या सीटी रूम में जाना है, उसको कैश काउंटर पे नहीं जाना है। अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 15 रुपए की जांच है। अब उसका पैसा जो है वो 235 रुपए बचा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। अब आते हैं बिल सेटलमेंट में। अब इसका बिल सेटलमेंट करने के लिए इस पेशेंट का हम यहाँ पे यूएचआईडी डालेंगे। उसके बाद टैब एक बटन होता है, टैब, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका एडमिशन डेट अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा और डिस्चार्ज डेट आज की डेट ये चूज कर लेगा। यहाँ पे मैंने सर्च किया, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडमिशन इज मैंडेटरी, इसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन इसको टिक अनटिक तब तक कर सकते हैं जब तक इसका सैंपल कलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर ये लैब में चला गया है और इसका कलेक्शन हो गया है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख के आ जाएगा सैंपल कलेक्टेड। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही हम सैंपल यहाँ कलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा सैंपल कलेक्टेड या क्वालिफाइड, और इसको हम फिर अनटिक नहीं कर सकते। तो हमारे पास तब तक का राइट है जब तक वो सैंपल लैब में जाके कलेक्ट नहीं हो जाता है कि इसको हम अनटिक कर सकते हैं। अगर वो कलेक्ट हो गया है, आज की डेट में सारे ही सैंपल्स जो है वो ऑनलाइन कलेक्ट किए जा रहे हैं, और बाकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं आपका एक्सरे सीटी, उसके केस में आपको मैंडेटरी ही लिख के आएगा, उसको आप अनटिक नहीं कर सकते हो। इन केस कोई टेस्ट गलत हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है, तो उस केस में आप IT सेल इन्फॉर्म करना है या रेस्पेक्टिव काउंटर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है। वो आगे उस पर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, हाँ वाकई जेन्युइन रीज़न है या कुछ गड़बड़ हो गए, तो फिर हम उस सर्विस को, या सर्विस कह लें या टेस्ट कह लें, उसको हम फिर कैंसिल करेंगे अपने बैकएंड से, और उतना ही अमाउंट पेशेंट के अकाउंट में वापस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने ये टेस्ट लिया पेशेंट का, ये मैं ट्रामा लैब में इसको कलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने केवल कलेक्शन किया है, अभी भेजा भी नहीं है। कलेक्ट करने के बाद ही तुरंत आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आप देखो सैंपल कलेक्टेड आ गया, ठीक है। अब मेरे को बिल सेटलमेंट करना है। बिल सेटलमेंट करने के लिए मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे ओके किया। 235 रुपए इसको रिफंड करना है। रिफंड करने के लिए डेडिकेटेड रिफंड काउंटर्स हैं, उन पे आप भेज सकते हो पेशेंट्स को, और वहां से वो पैसा अपना रिफंड ले सकते हैं। इतना प्रोसेस करने के बाद में आप नोटिफाई कर सकते हो। नोटिफाई करने के बाद में आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो जब तक इसका पैसा रिटर्न नहीं हो जाता है, रिफंड नहीं हो जाता है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद में ऊपर भी सेटलमेंट नंबर आ जाएगा, बिल सेटलमेंट नंबर इज दिस। यहाँ पे हम जाएंगे, ये बेसिकली कैश काउंटर्स के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 235 रुपए रिफंड करना है। 235 रिफंड करने से पहले मेरे को यहाँ पे ओपन करना है इसको। ओपन करने के बाद में मेरे को इसका एक प्रिंट आउट निकालना है रिफंड काउंटर्स। प्रिंट आउट निकालने के बाद में उनको जो भी आपका अटेंडेंट है उसको दिखाना है कि आप देखिए इतना पैसा, इतना आपकी जांच 250 रुपये एडमिशन चार्जेस है, ये आपका जांच हुआ है, इसका पैसा ये कटा है, बाकी आपका इतना पैसा रिफंड। इफ दे एग्री देन आप उसको रिफंड कर सकते हो। रिफंड कैश में करना है, कैश में कर दिया आपने। और रिफंड करने के कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे अगर अटेंडेंट आ रहा है तो अटेंडेंट का आधार नंबर और पेशेंट का आधार नंबर होना चाहिए, उसके पास में कोई रिलेशन होना चाहिए। वो कैश काउंटर वालों ने उनको समझा दिया होगा।
ठीक है, आपको रिफंड काउंटर्स पे वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको चाहिए पैसा रिफंड लेने के लिए। यहाँ पे हो जाने के बाद में इस पेशेंट को हम वेरीफाई करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली 2-3 केसेस हैं। पहला केस है कि हमने कोई भी एडवांस नहीं जमा किया और कोई भी हमने सर्विस ऑर्डर नहीं करी, तो हम बिल सेटलमेंट करके डायरेक्टली पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। रेजिडेंट खुद कर सकता है, उसके लिए किसी काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस एडवांस लिया है और जो हमने सर्विस या टेस्ट जितने किए हैं वो अमाउंट सेम है दोनों का, मतलब नेट ना हमें उसको कुछ देना है ना उससे कुछ लेना है, तब भी आप बिल सेटलमेंट करके उसका डायरेक्टली उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर उसको रिसिप्ट चाहिए तो वो काउंटर पे जाकर रिसिप्ट ले सकता है फॉर रिएम्बर्समेंट पर्पस। थर्ड केस कि एडवांस लिया है, कुछ रिफंड बचा हुआ है, तो उस केस में श्योरली आपको नोटिफाई करने, बिल सेटलमेंट करने के बाद में पेशेंट को भेज देना है काउंटर पे, वो वहाँ पे रिफंड लेगा साइन करके प्रॉपरली मैंने रिफंड ले लिया। उसके बाद में वो रिसिप्ट जनरेट करेंगे, रिसिप्ट जनरेट करने के बाद में पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 सिनेरियो हैं इस तरीके के। मीनवाइल अगर कोई सर्विस या टेस्ट कोई गलत मैंने ऑर्डर कर दिया है, किसी का कोई गलत टेस्ट ऑर्डर कर दिया है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसके केस में आपको लिखना होगा कि क्यों गलत किया है, क्या गड़बड़ थी, और फिर आपको करना क्या है कि सिंपल उसका साइन और किसी फैकल्टी का स्टैम्प, यूनिट इंचार्ज का स्टैम्प करके उसको मेन बिल्डिंग पीआरओ में भेज देना। वहाँ आपकी सर्विस कैंसिल हो जाएगी और अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। मीनवाइल अगर कोई रिसिप्ट नेट नहीं चल रहा है, कुछ मैनुअल रिसिप्ट हो रही है, कट रही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एडवांस अमाउंट प्रिजर्व है, वो एट द डिस्चार्ज या तो वो ले सकता है या फिर आगे कभी कोई सर्विस ऑर्डर या कोई टेस्ट ऑर्डर होता है तो उस केस में वो यूटिलाइज कर सकता है। थैंक यू।